Good evening, beta. Good evening, everyone. Very good evening. Good evening. Good evening. तो हम लोग लास्ट लेक्चर में लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस के सम्स कर रहे थे और मोस्टली वो कॉन्सेप्ट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग दो छोटी छोटी बातें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन फार्मूला और लीनियर कॉम्बिनेशन एंड डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से थोड़ा कनेक्टेड है, वो करने के बाद में देन विल गो टू द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जो कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनारिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा जल्दी आप करेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, so that we can take up the product of two vectors, at least scalar product of two vectors. तो can I begin? I think जिनको आना था सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो we are going to start the discussion. So पहला कॉन्सेप्ट है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो कब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास में सेक्शन फार्मूला का एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है जो हम जानते हैं, बस उन्हीं बातों को जो आप जानते हैं उसी को हम समराइज करेंगे। कोलिनियरिटी की जब बात आती है वेक्टर्स में तो दो तरह से आती है। एक बात आती है कि कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, that you know that if two vectors A and B are collinear, then any one of them can be written as scalar multiple of other. और दूसरी बात आती है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। जब कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट की बात आती है तो दो पॉइंट की बात कभी नहीं आएगी, क्योंकि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हमेशा पास करेगी। तो इन ऑर्डर टू have a discussion of collinearity of point, there should be 3 or more points, right? So I am talking of 3 points. 3 points, so 1 point always collinear, क्योंकि वहां collinearity का कोई मतलब ही नहीं होगा, वो एक पॉइंट से तो कोई भी लाइन पास करेगी, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास करती है, और 2 से ज्यादा पॉइंट है, 3 या मोर पॉइंट है, तो वहां से एक लाइन पास कर सकती है उनसे और नहीं भी कर सकती है। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट्स A, B, C having position vectors small a, small b, small c are collinear. Then what is the necessary condition and what is the sufficient condition? The necessary and sufficient condition for 3 points with the position vector small a vector, small b vector, small c vector to be collinear is that there exist 3 scalar xyz, not all 0, such that combination, linear combination of ABC vanishes. So yeah, I'm sorry. We were that 3 points having position vector small a, b, c are collinear if I can have 3 scalars x, y, z such that not all scalars are 0, and the linear combination of a, b, c, that is x times a plus y times b plus z times c is equal to 0, where x plus y plus z equal to 0. ऐसा हमने बोला। तो ये क्या है, मैंने बोला कि ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है। कहने का मतलब क्या, अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। मान लो ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और ये पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। तो assuming that they are collinear, I can always prove this, and assuming that this is true, I can always prove that they are collinear. This is the meaning of necessary and sufficient condition. तो ये दोनों फॉरवर्ड एंड कन्वर्स दोनों प्रूव करना है हमको। तो पहले तो मैं फॉरवर्ड प्रूफ कर रहा हूं, क्या कि अगर ये कोलिनियर हैं तो ये 0 होगा,
है ना। तो हमने कोलिनियर रिज्यूम कर लिया। कोलिनियर रिज्यूम करने का मतलब क्या हुआ बेटा? कोलिनियर रिज्यूम करने का मतलब ये होता है कि ए बी वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। यही तो हुआ कि ए बी और वेक्टर और बी ए सी वेक्टर दोनों कोलिनियर होंगे। ए बी मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए is equal to lambda times position vector of C minus position vector of A. I hope you agree. Final point minus initial point, and therefore I will claim, I will get here that सब कुछ लेफ्ट में लाओ या सब कुछ राइट में ले जाओ, दोनों ही चलेगा। तो आएगा लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू 0. So therefore I will say that if I assume this as x times a vector plus y times b vector plus z times c vector equal to 0, and where x is equal to lambda minus 1, y is equal to 1, z is equal to minus lambda, तो clearly x plus y plus z 0. हो गया प्रूफ। तो ये फॉरवर्ड प्रूफ तो स्ट्रेट अवे हो गया, है ना, कि अगर 3 पॉइंट्स को मैंने कोलिनियर रिज्यूम किया तो उन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना लिया और दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, तो पहला वेक्टर दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल होगा। वहां से हमने ये कंक्लूजन ले लिया, मतलब कोलिनियर है एज्यूम करके हमने ये बात प्रूफ कर दी। अब कन्वर्स प्रूफ करना है, तो कन्वर्सली लेट अस एज्यूम कि ये दोनों बातें होल्ड करती हैं। मतलब इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है एंड एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0, अगर ये दोनों बातें होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि c वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर डिवाइडेड बाय z, है कि नहीं। एंड फ्रॉम फर्स्ट z की जगह हम क्या डाल सकते हैं, माइनस z, इसको हम ऊपर प्लस और यहां माइनस z भी लिख सकते हैं, और माइनस z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, इसी को लिख सकते हैं x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, क्योंकि माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इसमें डाल दिया। तो यहां से क्या मतलब हुआ, यहां से ये समझ में आ गया कि पॉइंट सी हैविंग पोजीशन वेक्टर सी डिवाइड्स ए बी सच दैट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का बी, इन रेशियो एक्स इज टू वाई, वाई इज टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक पॉइंट ए है साहब, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, सच दैट सी पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को y इज टू एक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कर रहा है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो हमने अब ये प्रूफ कर दिया कि एज एंड व्हेन दीज टू कंडीशन होल्ड गुड, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो आई होप कोलिनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्टली ओके हो गया, बोथ वे प्रूव हो गया। जस्ट मुझे फटाफट जल्दी से बता दो, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये तो रही बात कोलिनियरिटी क्या है। अब आगे चलते हैं, कोप्लेनारिटी भी देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा, अज्यूमिंग दैट आप ये दोनों फॉरवर्ड एंड कन्वर्स प्रूफ को नोट कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं नोट किया तो मुझे बता देंगे तो मैं दोबारा शो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पॉइंट कुछ और पर, एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, पहले बात हो चुकी है। टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बात भी हो चुकी है। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं और उसका आंसर आप सभी से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है जी ये, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर।
3 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए। एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है -2a + 3b + 5c वेक्टर। दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर + 2b वेक्टर + 3c वेक्टर। तीसरा है 7a - c वेक्टर। आपको बताना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। सिमिलरली दूसरे सेट ऑफ जो 3 पॉइंट्स है वो भी कोलिनियर है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप बताइए। तो ए पार्ट को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मान लो एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p है, Q है पोजीशन वेक्टर स्मॉल q है, R है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है। ये जो पहला वाला है ना, इसको हम स्मॉल p वेक्टर मान लेते हैं, दूसरे वाले को स्मॉल q वेक्टर मान लो, इसको स्मॉल r वेक्टर मान लो। और ये कोलिनियर हैं, तो हम क्या करेंगे, PQ वेक्टर फाइंड कर लो और PR वेक्टर फाइंड कर लो, या QR भी फाइंड कर सकते हो, चलेगा। PQ PR या PQ QR, वट एवर। व्हाट इज PQ वेक्टर? तो PQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट P, एंड दिस इज इक्वल टू Q माइनस P करो तो क्या आएगा बेटा, 3A 2B - 3B - B and 3C - 5C - 2C। PR वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हाउ डू यू गेट इट? 7A माइनस 2A तो प्लस 9A हो जाएगा, 7A + 2A 9A, और -3B and -C - 5C - 6C। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बेसिकली PQ और PR में कोई रिलेशन दिख रहा है? तो आपने देखा कि PR वेक्टर दिख रहा है 3 टाइम्स 3A - B - 2C, so it is nothing but 3 times PQ। इसका मतलब है कि PR इज कोलिनियर विद PQ, और ऐसा तभी होगा जब PQR कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी में अगर हमें एस्टैब्लिश करनी है, प्रूफ करना है, तो हमें वही 2 तरीके हैं। या तो हम दिखा दें कि इनमें से एक पॉइंट बाकी दोनों को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा, और या तो हम दिखा दें कि PQ और QR वेक्टर कोलिनियर है या PQ PR कोलिनियर है। पंडित जी आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि आपके बिना बोले हुए बेटा बात कंप्लीट नहीं होती है। हाँ बोलो मिस्टर पराशर। सर इसे वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर सकते हैं? वो क्या डिटर्मिनेंट वाला कौन सा मेथड होता है बेटा, जरा मुझे समझाओ। वो जैसे उसमें कोफिशिएंट लिख देते हैं वो क्या था, वो उसका वो मेथड तुमने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन वो था क्या, वहां पर हम क्या कर रहे थे ऐसा करने पर? वो लीनियर डिटर्मिन इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंस, यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस की कहाँ बात हो रही है? सर वो लीनियर है तो मतलब लीनियर डिपेंडेंट। किसने बोल दिया ये? 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो लीनियर डिपेंडेंस की बात होती है। 3 वेक्टर, वहां पर जो लीनियर डिपेंडेंस की बात हम लोग कर रहे थे वो पॉइंट की नहीं कर रहे थे ना, वो 2-3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोप्लेनर होते हैं, और 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कोलिनियर होते हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, 3 पॉइंट है, इस बात को समझो। 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं, वो 3 पोजीशन वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट मैं दिखा भी, तो ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह का कॉन्सेप्चुअल डाउट आ सकता है। ये देखो, हालांकि बाद में मैं इसको समराइज भी करूंगा। मान लो ये ओरिजिन है और ये 3 पॉइंट है। एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p है, एक पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल q है, एक पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं क्या? बट इनका जो तीनों वेक्टर है वो तो एक ही प्लेन में है। यस।
ये तीनों पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट तो होंगे बेटा, ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, बट स्टिल ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये क्यू पॉइंट यहां होने के बजाय यहां आ जाए, दूसरी पोजीशन। तो इस वाले केस के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोप्लेनर, ये लीनियरली डिपेंडेंट भी हैं और कोलिनियर भी हैं। तो यू कैन नॉट सिंपली से दैट तीनों पोजीशन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर भी होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, तो तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स का लीनियर डिपेंडेंस इस बात की गारंटी नहीं है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लीनियर डिपेंडेंस होने, इसीलिए तो वहां लिखा गया, ध्यान दो क्या लिखा गया कि x टाइम्स p वेक्टर प्लस y टाइम्स q वेक्टर प्लस z टाइम्स r वेक्टर 0 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हो गए, अगर वो एक प्लेन में नहीं रहे, इधर दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ये डायग्राम, ये यहां पर 3D में देखो ऐसे, अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर है ना, देख रहे हो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, इसका प्लेन ये है तो ये उस प्लेन के बाहर है, तो ऐसे केस में तो हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और तीनों पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। इसलिए तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 होना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट लीनियर डिपेंडेंट होने में तीन बातें हो सकती है। बात तो ये भी हो सकती है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर हो जाएं, तीनों टिप्स नॉन कोलिनियर हैं, एक ही प्लेन में है, प्लेन एक ही है, लेकिन तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, और तीनों पॉइंट कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है वो एडिशनल आएगी, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये जो मैंने लिखा है एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर 0, ये नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों को एक साथ लेने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि ये जो क्यू है ये पी आर को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स जेड इज टू एक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोलिनियरिटी आ जाएगी। तो दिस वन इज नेसेसरी बट टेकिंग बोथ टुगेदर इज सफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सर ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इतनी बातें आपको बोली कि लीनियर डिपेंडेंस वाला मेथड यहाँ काम नहीं कर रहा है डायरेक्टली, उसके साथ ये सेक्शन फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। हटाओ, कोई बात नहीं, आगे चलो। अब बी पार्ट हो गया इसी तरह से, 3 पॉइंट हैं, 2 वेक्टर बनाओ, फटाफट देखो बी पार्ट की बात करो। मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है और ये आर है, तो पी क्यू वेक्टर क्या आया और क्यू आर वेक्टर क्या है? व्हाट इज पी क्यू वेक्टर? पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर दो, 3a प्लस 3 प्लस 2b माइनस c, और क्यू आर वेक्टर क्या है? r माइनस क्यू, 10a माइनस 4a 6a, हाँ वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट, 6a 7 माइनस 3 प्लस 4b माइनस 2c, तो ये क्लियर कट 2 टाइम्स पी क्यू है, एंड देयरफॉर पी क्यू आर आर कोलिनियर। वेरी गुड, तो आई होप कोलिनियरिटी वाली बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना? आगे चले। ग्रेट, अगले पॉइंट पर आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं डिफाइन तो हम पहले से कर चुके हैं, समझ तो है हमें कि कोप्लेनरिटी क्या है, बट उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो लिखिए। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? 3 वेक्टर्स एबीसी आर टर्म्ड एज कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स, पीछे पॉइंट था, ध्यान रखना, ठीक है? 3 वेक्टर्स एबीसी आर कोप्लेनर मींस दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब उनके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, और देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। क्योंकि फ्री वेक्टर्स है, तो अगर मान लो कि ये स्क्रीन के प्लेन के अगर पैरेलल ले लिया ऐसे तो भी चलेगा, तो उनके लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन के पैरेलल है तो भी चलेगा। अब मान लो हमारे पास 3 वेक्टर ए बी सी दिए हुए और हम बोल रहे हैं कि वो कोप्लेनर हैं, कब बोलेंगे कोप्लेनर हैं? अब यहां पर वो डिपेंडेंस वाली बात आ जाएगी। क्या? कि अगर 3 वेक्टर
कोप्लेनर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में दो वेक्टर अगर मिल जाए तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से प्लेन का कोई भी वेक्टर बन सकता है। तो लिख देंगे देन सी वेक्टर विल बी इक्वल टू एल ए प्लस एम बी, मतलब देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ स्केलर such L and M such that C vector can be written as L times A plus M times B. That means C lies in the plane of AB. या आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो। ये भी बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ स्केलर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। बेटा मेरे एंड पर ठीक है, आप अपने एंड को चेक करो, अपना नेटवर्क को चेक करो। आप अपने साइड पे नेटवर्क को चेक करो बेटा। सर शायद नेटवर्क इशू नहीं है, जो आपके हेडफोन है ना जो आपने कनेक्ट किए हुए शायद उसमें वायर में इशू होगा सर। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता पिछली ना, बार वो होगा तो कंटिन्यूअस हर होगा। क्लास में होता है। नहीं, वो अगर होगा तो जैसे मान लिया अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी होगा तो थ्रू आउट पूरी क्लास में होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बीच में कभी होगा और बाद में नहीं होगा, या कुछ बच्चों को होगा और कुछ बच्चों को नहीं होगा। सर आप मूवमेंट करते हो ना सर, जब होता है सर, जब आप मूवमेंट करते हो ना सर, जब होता है। तो मैं तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं हिल ही नहीं रहा हूँ। अभी हो रहा है? नो सर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो थ्री वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर इफ सी इज एल ए प्लस एम बी, राइट। एल और एम को स्केलर, मतलब इफ एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू, दैट मींस दे आर कोप्लेनर। इसी को बोल सकते हैं जब तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो कोप्लेनर होंगे। ये तो तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की बात है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ट्रू और फॉल्स? Two points are always coplanar because 2 points always lie in a straight line and you can find infinite number of planes passing through this line. जैसे मान लो ये ए बी लाइन है, ये ए एंड पॉइंट है और ये बी एंड पॉइंट है, तो इस लाइन से पास करते हुए इन्फिनाइट प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट उन हर एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 points are always coplanar. 3 points are always coplanar, true or false? 3 points are always coplanar, true or false? फॉल्स। अच्छा एक कोई पॉइंट ऐसा 3 पॉइंट का सेट बता दो जो कोप्लेनर नहीं है। अगर आप 3 पॉइंट लेंगे, ध्यान से सुनो, अगर आप 3 पॉइंट लेंगे तो दो बातें होंगी, या तो तीनों कोलिनियर होंगे या तो कोलिनियर नहीं होंगे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? 3 points will always form these two situations. Either they will be collinear or they will form a triangle, isn't it? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो बेटा अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं तो कोप्लेनर होंगे कि नहीं? ये जो केस 1 है, अगर वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर है तो कोप्लेनर होंगे, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन से पास करते हुए तो इनफिनाइट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो कोप्लेनर नहीं होंगे क्या? अगर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल का जो प्लेन है ये प्लेन में ही तो लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। बात खत्म हो गई, दैट्स इट, यही तो मैं बोल रहा था। तो 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो 2 पॉइंट्स या 3 और लेस नंबर पॉइंट, ऐसे एक फाइनल कंक्लूजन, ये दोनों डिस्कशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है? 3 और लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स आर ऑलवेज
कोप्लेनर। अभी मैं जब पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 3 पॉइंट की बात करो, 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे ये गारंटीड नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 पॉइंट जो होगा वो तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, लेकिन चौथा पॉइंट उस ट्रायंगल में हो भी सकता है और उस प्लेन के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कोप्लेनारिटी ऑफ पॉइंट की बात आएगी तो 4 पॉइंट देंगे आपको, 4 पॉइंट देंगे और बोलेंगे ये कोप्लेनर है कि नहीं ये बताओ। और जब कोप्लेनारिटी ऑफ वेक्टर की बात आएगी तो एक वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो 3 वेक्टर। तो ये 2 बातें पहले अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस पर वापस आते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसकी क्या है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उनका जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई आपने लीनियर डिपेंडेंस की बात करी, तो मान लो ए वेक्टर के कंपोनेंट है a1 a2 a3, बी वेक्टर के कंपोनेंट है b1 b2 b3 और सी के कंपोनेंट है c1 c2 c3, तो ये डिटरमिनेंट 0 हुआ, तो हम बोलेंगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगला पॉइंट मैंने जो बोला 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आई होप इट इज डन। अब 3 पॉइंट्स अगर होंगे तो मैं जैसा कि डिस्कस कर रहा था कि 3 पॉइंट्स से कई सारी सिचुएशंस अराइव हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल फॉर्म करें जिसका एरिया 0 है, मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। दूसरा सिचुएशन होगा कि तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल फॉर्म करें और उसका एरिया नॉन जीरो हो। अब ये दोनों केसेस में मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, मतलब ये मान लो मैंने आपको दिया कि भाई 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ध्यान से समझो जो बात हो रही है कि एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, एक पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। अब ये तीनों पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं तो कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होगी, और अगर वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन फॉर्म कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी, मैथमेटिकली क्या कंडीशन होगी। ज्योमेट्रिकली तो दिख रहा है कि ऐसा होगा, बोलो भाई। कैन यू टेल मी व्हाट शैल बी द कंडीशन ऑन एबीसी। तो पहले केस की कंडीशन तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट केस, ये केस 1 की मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0। वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है, ये दोनों कंडीशन का मतलब समझो। पहले कंडीशन का क्या मतलब है, फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग होता है बेटा, अब ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको ध्यान से ड्रॉ करो। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में हैं, पोजीशन वेक्टर्स एबीसी आर इन द सेम प्लेन। और सेकेंड कंडीशन का मतलब क्या होता है, सेकेंड कंडीशन का मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C divides AC in the ratio या B divides AC in the ratio Z is to X। हाँ जी, तो अब इसको पहले लिखिए, दोनों कंडीशन का मतलब क्या है। फर्स्ट कंडीशन का मतलब बोलो, फर्स्ट कंडीशन का मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर, बोलो, कोप्लेनर। हाँ, कोप्लेनर, कोप्लेनर। और सेकेंड कंडीशन का मतलब है कि B डिवाइड्स AC। हाँ, B डिवाइड AC। अब ये समझ में आ गया, तो आप दूसरे केस का अपने आप लिख सकते हो। जब ये वाला बात है कि ABC आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ नॉन जीरो एरिया, ABC आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ नॉन जीरो एरिया, तो इसमें 2 कंडीशन होगी। अब वो दोनों कंडीशन मैं लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप ध्यान से समझो।
क्योंकि ये सब बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली कंडीशन की मान लो कि ओरिजिन यहां है और मान लो कि तीनों पोजीशन वेक्टर एक ही प्लेन में है, ये तीनों पोजीशन वेक्टर सेम प्लेन में है, मतलब जिस प्लेन में OA है उसी में OB है उसी में OC है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो तब क्या कंडीशन होगी? ट्रायंगल तो अभी भी फॉर्म हो रहा है तीनों पॉइंट से, दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म्ड, बट वो ट्रायंगल का प्लेन और OA OB OC एक ही सेम प्लेन है। तो ये सिचुएशन में हमारा कंडीशन होगा कि कोप्लेनर की कंडीशन में पहली कंडीशन एज इट इज होल्ड करेगी, XA प्लस YB प्लस ZC 0, बट X प्लस Y प्लस Z नॉन जीरो, क्योंकि अगर x प्लस Y प्लस Z 0 हो गया तब तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो आई थिंक केस 2 भी आपको समझ में आ गया। यस सर। एक बार जो भी पूछना आप एक बार में मेरे से पूछ लेंगे अगर कोई डाउट है तो। पहला केस और दूसरा, ये दोनों केसेस में तीनों पोजीशन वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर B, पोजीशन वेक्टर C lie in the same plane. Only difference is, that's why the first condition is same. Only difference is in the first case one of the point divides the line joining other two in certain ratio, therefore they are collinear, so area of triangle is 0. In the second case it is not so, and therefore they are forming a triangle of non-zero area. तो ये दो केसेस तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरा केस का। वो तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये आ जाए बेटा x टाइम्स A प्लस y टाइम्स B प्लस Z टाइम्स C इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, तब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि तीनों पोजीशन वेक्टर एक प्लेन में नहीं है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि एक पॉइंट यहां है मान लो, और एक पॉइंट यहां है मान लो, और एक पॉइंट यहां मान लो। अब ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका एरिया 0 नहीं है, बट जो ओरिजिन है वो इस ट्रायंगुलर प्लेन के बाहर है। ओरिजिन इस प्लेन में नहीं है, ओरिजिन मान लो नीचे कहीं है, इस प्लेन के नीचे, प्लेन सरफेस के नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन इस प्लेन में नहीं है। और एक पोजीशन वेक्टर तुम्हारा ऐसा आ रहा है, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को इंडिकेट करता हुआ, एक पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से इस वाले प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से वो वाले प्लेन को इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन जिसमें ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया नॉन जीरो ए भी सही है, लेकिन तीनों पोजीशन वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है, वो अलग अलग प्लेन में है। कुछ ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसा कि ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पर मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, और यहां से ये 3 वेक्टर्स हैं ऐसे, और ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है ऐसे, उनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया होगा, लेकिन तीनों पोजीशन वेक्टर्स जो हैं, ये तीनों पेन्स जो दिख रही हैं, ये कोप्लेनर नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है, दे डोंट लाई इन द सेम प्लेन। तो ये इस कंडीशन का मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये 3 बातें थी, आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे मूव करूं। जब आप 3D पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं जो तीनों केसेस बताया उसको मैं दिखा दे रहा हूं। इफ ABC आर कोप्लेनर बट द पॉइंट ABC फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ 0 एरिया, तो ये सिचुएशन है बेटा, ठीक है। एकदम कंफर्म करते जाओ जो जो बातें मैंने बताई आपको। इसको हटा दूं, केस 1 था ये, फर्स्ट केस। हाँ जी, ये फर्स्ट केस था। एक बार प्रॉपरली इसको देख लो, दिमाग में इस इमेज को पूरी तरह से फिट कर लो। अगर क्लियर हो जाए तो आप मेरे को रिप्लाई। चलो जी, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट था व्हेन ABC आर कोप्लेनर, मतलब तीनों पोजीशन वेक्टर एक ही प्लेन में है, बट ट्रायंगल जो पॉइंट्स हैं वो एक नॉन जीरो एरिया का ट्रायंगल बना रहे हैं। उसका कंडीशन डायग्राम
और अल्जेब्राइक कंडीशन है कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो वेक्टर होगा, सो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉन जीरो होगा, क्योंकि कोलिनियरिटी नहीं है। और उसका डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, ये शेडेड प्लेन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक ही प्लेन में है, बट उनसे जो उनकी जो टिप्स हैं, जो एरो हेड हैं, वो कोलिनियर नहीं। और तीसरा केस जो मैंने बताया था कि एबीसी डू नॉट लाई इन अ प्लेन, अगर उनके पोजीशन वेक्टर ही एक प्लेन में नहीं है तो कोलिनियर कभी नहीं हो सकते, कोप्लेनर भी नहीं हो सकते वो पॉइंट। इन दैट केस सॉरी, पॉइंट तो कोप्लेनर होंगे 3 पॉइंट, बट कोलिनियर नहीं होंगे। तो उसका कंडीशन होगा कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी नॉन जीरो होगा। तब तक नॉन जीरो होगा जब तक कि एक्स वाई जेड जीरो ना हो जाए। हाँ, अगर एक्स और वाई और जेड जीरो हो जाए तब तो कोई भी 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है कि एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और जब इंडिपेंडेंट हो गए तो नॉन कोप्लेनर हो गए। तो ये डायग्राम है कि एबीसी और ये इधर बाहर। अब इसके अलावा मुझे कोप्लेनारिटी और कोलिनियरिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज 3 वेक्टर्स का कोप्लेनारिटी की बात हो या 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की बात हो, दिस इज ऑल। तो अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो फिर से एक बार आप रिप्लाई करेंगे यस और नो, ठीक है। उसके बाद हम 4 वेक्टर्स की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे स्ट्रेट अवे। ठीक है, स्लाइड को चेंज करूं मैं। ध्यान से देखो, कुछ सिचुएशन दी जा रही है आपको। गिवन 4 पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड डी, their respective position vectors are with small letters. These 4 points lie in the same plane if there exist 4 scalars, LMN भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा छोड़ो, ये मत लिखो, ऐसे लिखो। इफ देयर एग्जिस्ट 4 स्केलर्स x y z u not all 0 such that x times a vector plus y times b vector plus z times c vector plus u times d vector equal to 0 and x plus y plus z plus u 0। क्या मैंने बोला? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा डिफरेंट है कि अगर 4 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, सच दैट स्केलर्स का सम 0 है, तो वो कोप्लेनर होंगे, चारों पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे। और जब जब एक प्लेन में होंगे तो ऐसा होगा, और जब जब ऐसा होगा तो चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने का, फॉरवर्ड एंड कन्वर्स प्रूफ करने का तरीका क्या है? तो कन्वर्स प्रूफ मैं करके पहले दिखा रहा हूं। कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए मैंने बोला कि मान लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब है कि x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z टाइम्स c प्लस u टाइम्स d, एंड x प्लस y इज नेगेटिव ऑफ z प्लस u। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है बेटा कि एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई कैन बी डेफिनेटली रिटन एज इक्वल टू जेड टाइम्स सी वेक्टर प्लस यू टाइम्स डी वेक्टर अपॉन जेड प्लस यू। एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड कर दिया, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड कर दिया, चलेगा क्योंकि इक्वालिटी है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वल डिवाइडेड बाय इक्वल रिमेन्स इक्वल। यस सर। What does this mean? This means there exists a point R with position vector small r such that, मान लो इस पोजीशन वेक्टर को R मान लिया मैंने,
ये जो आया ना इसी को R मान लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मान लो ये R है, सच दैट R डिवाइड्स AB इन रेशियो, बोलो सेक्शन फार्मूला है बेटा, देखो यहाँ पर, इन रेशियो y/x एंड CD इन रेशियो U/Z. U/Z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AB लाइन और CD लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R। अगर Yes, sir. R पॉइंट अगर AB को भी सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है और वही R पॉइंट CD को भी एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि R AB और CD का कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट तो तभी होगा जब AB CD लाइन इंटरसेक्ट करेगी। AB एंड CD इंटरसेक्ट, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और इसका मतलब है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमेशा ये चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब है ये पॉइंट कोप्लेनर है, खत्म हो गया। तो ये हुआ कि मैंने प्रूफ किया कि अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है तो चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे, A B C D कोप्लेनर। इसी तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट कोप्लेनर हैं, फॉरवर्ड प्रूफ, ये तो कन्वर्स प्रूफ किया, फॉरवर्ड प्रूफ अगर करना है तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्डली, इफ A B C D आर कोप्लेनर, इसका मतलब ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में हैं। अगर चारों पॉइंट एक ही प्लेन में हम एज्यूम कर लें तो तीन वेक्टर एक प्लेन में आ जाएंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। चार पॉइंट से हम तीन वेक्टर तो बना ही सकते हैं, A B C D, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AB वेक्टर, ये तीन वेक्टर आ गए। अगर ये चारों पॉइंट सेम प्लेन में हैं तो ये तीनों वेक्टर भी उसी प्लेन में हैं। ये वाला वेक्टर हो जाएगा B माइनस A, ये वेक्टर हो जाएगा C माइनस A, ये वेक्टर हो जाएगा D माइनस A, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एग्रीड और नॉट? फटाफट बोलते जाओ भाई। यस यस अच्छा, अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स? तो आई विल से दैट एनी वन ऑफ देम, से C minus A, can be written as linear combination of the other two, x times B minus A plus y times D minus A. Agreed or not? Yes, sir. अच्छा जी, अगर हमने ये बोल दिया तो बात हमारी खत्म हो गई। जरा ध्यान से देखो, अब सब कुछ क्लियर है। इसको लिखा है XB प्लस YD एंड माइनस X प्लस Y टाइम्स A इज इक्वल टू C माइनस A। अब सारे वेक्टर को एक साथ ले जाओ, सारे को एक साथ ले जाओ तो क्या आया? जल्दी बताओ। सब कुछ लेफ्ट में लाओ, LHS में लाओ, तो x प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन टाइम्स A वेक्टर माइनस x टाइम्स B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस y टाइम्स D वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। आ गया? अब जरा ABC वेक्टर के जो स्केलर कोएफिशिएंट है उनको जरा ध्यान से देखो। क्या आपको लगता नहीं कि ये चारों स्केलर कोएफिशिएंट का सम 0 है? Yes, sir. इसको अगर आप x0 मान लो और इस वाले कोएफिशिएंट को y0 मान लो और 1 को z0 मान लो और इसको u0 मान लो, तो आ गया x प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई, ऐड करके 0 ही आ रहा है ना? तो ये प्रूफ नहीं हो गया? यस सर। तो हमने बोला कि अगर ये कंडीशन को एज्यूम कर लिया जाए तो कोप्लेनरिटी प्रूव हो सकती है, अगर कोप्लेनर एज्यूम कर लिया जाए तो ये कंडीशन डिराइव हो सकती है। इसका मतलब वाइस वर्सा ट्रू है। ये कॉन्सेप्ट डन हो गया। आपने नोट कर लिया? इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तो हम लोग अब सीधे क्वेश्चंस पे चले। अगर किसी को किसी पॉइंट पर कोई आर्ग्यू करना है, कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हो। यू हैव राइट टू स्पीक। कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन? 4 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, मैं बताऊं? 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो तीनों वेक्टर भी कोलिनियर हो जाएंगे।
तो उसकी कंडीशन के बारे में क्यों ट्रबल कर रहे हो? 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो 3 वेक्टर बने जो b माइनस है, c माइनस है, d माइनस है, ये तीनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, मतलब हर एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा, मतलब कोई स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, वो तो दिख ही जाएगा स्ट्रेट अवे, तो उसके लिए क्यों हम परेशान हो? तो बेटा कह रहे हैं चेंज द स्लाइड। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन था जो पूरी तरह से वर्कआउट हो गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0, स्केलर का सम 0। अब वही बात कि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सब पहले डिस्कस हो गया, मैं रिकॉल कर रहा हूं सारा। इफ ABC are any 3 non coplanar vector then any vector of the space can be expressed as LA plus MB plus NC, ये सब डिस्कस हो चुका है पहले, ठीक है। तो ये सब हो गया कि लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, कोलिनियरिटी, कोप्लेनारिटी, जो सबसे मेजर फंडामेंटल आइडिया है, ये सेक्शन फार्मूला और फिर लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके एप्लीकेशन, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनारिटी, कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद जो कुछ भी आप सीखेंगे ना वो सब एप्लीकेशन वाली बातें होंगी। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हाँ जी, फटाफट आंसर करिए, क्विक। Prove that the point with position vector A, B and C are collinear if A is equal to -40. क्या कैसे प्रूव किया इसको आपने, कैसे करेंगे, जल्दी बोलो। तो हम ए बी वेक्टर फाइंड कर लें और चाहे हम बी सी वेक्टर फाइंड कर ले या ए सी फाइंड कर ले, मर्जी हमारी है। ए बी एंड ए सी फाइंड कर ले। व्हाट इज ए बी वेक्टर? बी माइनस ए, क्या आया? -20 आई कैप, -11 जे कैप। व्हाट इज ए सी वेक्टर? ए सी, सी माइनस ए, क्या आया? कैलकुलेट करो, सी माइनस ए क्या आया? ए -60 आई कैप एंड -55 जे कैप। बोल रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए की वैल्यू -40 होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर होने चाहिए। अब एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ आप लोग ना यस बोल रहे हो ना नो बोल रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। तमाम तरीके सॉल्व करने के लिए अभी मैं बिल्कुल वेक्टर, प्योरली वेक्टर वाले तरीके से जा रहा हूं। तो ये दोनों कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है बताओ? ये दो वेक्टर हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, कब होंगे? AB vector is equal to lambda times AC vector. इसका मतलब है कि जो ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी टाइप की सिचुएशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि a -60 divided by -20 will be same as -55 divided by -11, है ना? तो यहां से मेरे को क्लियरली दिख रहा है, आप खुद देख लो। a -60 की वैल्यू क्या आ रही है? a -60 इज इक्वल टू -100, Yes, sir. क्योंकि ये तो 5 हो गया, तो a की वैल्यू -40 आ गई, खत्म।
और एक दूसरा तरीका है कि ए को -40 एज्यूम कर लो, इसमें पुट कर दो और फिर दिखा दो कोलिनियर है, वो भी ठीक है। तीसरा तरीका ये है भाई कि ये पॉइंट है साहब, पॉइंट है तो एक पॉइंट आ रहा है 60,3 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट आ रहा है 40,-8 और एक पॉइंट आ रहा है a,-52। अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 63 1 40 -8 1 a-52 1 = 0। collinearity of 3 point x1 y1 x2 y2 x3 y3 area of the triangle 0, वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी है। ए पार्ट इज डन। व्हाट अबाउट बी? ए पार्ट हो गया, बी कैसे करेंगे? बी a plus b, a minus b and a plus kb are always collinear, ये आपको प्रूफ करना है। के कुछ भी हो, बेटा 3 ही पॉइंट है। तो आप जो बोल रहे हो वासु, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अर्पित, तुमने जो बोला वो ठीक है कि इफ आई से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये R है, और पी क्यू आर पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब क्या है? अगर मैं पी क्यू वेक्टर बोलूं या क्यू पी वेक्टर बोलूं, क्यू पी वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q टू बी। एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि क्यू आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो आ जाएगा K+1B। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट क्यू आर इज इक्वल टू K+1/2 times QP, and therefore PQ are collinear. तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत बेसिक तरीके से सोचना है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उन 3 पॉइंट से कोई भी 2 वेक्टर बना लो, 2-2 पॉइंट का पेयर लेकर के, वो वेक्टर भी कोलिनियर होंगे। दैट्स इट, डोंट कॉम्प्लिकेट इट मच। तो ये PQ वेक्टर और ये QR वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर होंगे, ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर होंगे। सिंपल है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन पे चलो। ए बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जैसे कि आई कैप और जे कैप, ऐसे ही, बट नॉट नेसेसरली आई कैप जे कैप। दे कैन बी एनी टू वेक्टर विच आर नॉट लाइंग इन द सेम लाइन, दे आर नॉन कोलिनियर। तो बताना है कि ये तीनों x1a प्लस y1b, x2a प्लस y2b और x3a प्लस y3b, ये जो 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हैं ये, दे आर कोलिनियर इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। क्विक, जल्दी आंसर करो, कैसे आर्ग्यू करेंगे? आपके पास में 2.5 मिनट है इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट खुद लिखने का। प्रॉपरली इसको सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे स्कूल एग्जाम के हिसाब से।
हाँ बेटा, क्या किया बताया नहीं, किसी की कोई रिप्लाई नहीं, हो गया सबका? हैं? दिशांत अनम्यूट करके बोलो जरा तो। नहीं हुआ। दीक्षांत तुम्हारा हुआ? अर्पित? Sir, I have done. गुड। क्या किया बताओ बेटे? सर डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो उससे इक्वेशन आई x2 minus x1 upon x3 minus x1 is equal to y2 minus y1 upon y3 minus y1. तो सर हमने इनको PQ आर लेट अज्यूम कर लिया और PQ और PR की वैल्यू निकाल ली है, तो सर उनको डिवाइड करके सेम यही। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। तो मतलब कि फर्स्ट वेक्टर को P, फर्स्ट पॉइंट को P मान लिया, सेकंड को Q, थर्ड को R, और PQ और PR निकाल करके और फिर उनका ओके वो कंडीशन को यहाँ से मैच करा दिया, यही किया ना तुमने? यस सर। ठीक है, चलो उससे वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमने क्या बोला था कि L टाइम्स A प्लस Y टाइम्स L टाइम्स P प्लस M टाइम्स Q प्लस N टाइम्स R इक्वल टू 0 सच दैट L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0। एग्रीड? अगर मैं मानूं कि इस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर P मान लें और इस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर Q एज्यूम कर लें और तीसरे वाले पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर R एज्यूम कर लें। आई होप यू गॉट इट राइट। यही है ना, तीन पॉइंट का कोलिनियरिटी का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो यही था। और इस कंडीशन को अगर मैं आगे फोर्स करता हूं तो देखो क्या आएगा बेटा, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे लिखोगे L मल्टीप्लाइड बाई x1a प्लस y1b प्लस M मल्टीप्लाइड बाई x2a प्लस y2b प्लस N मल्टीप्लाइड बाई x3a प्लस y3b इक्वल टू नल वेक्टर। ये वेक्टर है और L प्लस M प्लस N 0 है। अब यहां से तीसरा स्टेप पे क्या आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो दो वेक्टर है A एंड B, तो एक तो आएगा x1 टाइम्स L प्लस x2 टाइम्स M प्लस x3 टाइम्स N, या चलो ऐसा करते हैं इंटू A। आ रहा है कि नहीं? ए वेक्टर का कोएफिशिएंट देखो x1l x2m x3n प्लस b का क्या रहा है y1l प्लस y2m प्लस y3n टाइम्स b वेक्टर इक्वल टू 0। अब बिकॉज a और b लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होने का मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। याद है लीनियर इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट? तो अब आपके पास तीन कंडीशन आ गई। एक कंडीशन तो ये है L प्लस M प्लस N 0, और एक कंडीशन आया कि x1 टाइम्स L प्लस x2 टाइम्स M प्लस x3 टाइम्स N 0, और तीसरा आ गया y1 टाइम्स L y2 टाइम्स M प्लस y3 टाइम्स N 0। अब ये तीनों कंडीशन का सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो सॉल्यूशन कब होगा बोलो? भाई ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। LMN की कम से कम एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो टू हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन LMN में है, LN में तीन होमोजीनियस इक्वेशन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कंडीशन क्या होगी? डेल्टा 0 होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा क्या होगा? L का कोएफिशिएंट, M का, N का कोएफिशिएंट 1 1 1
x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 इक्वल टू 0। तो हो गया, ये प्रूव हो गया। बस केवल रो ही तो इंटरचेंज करनी है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यू गॉट इट प्रूव्ड। या रोलिंग कर दो तो भी प्रूव हो गया कि इसको आप रोल कर दो, यहाँ लाओ, यही बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एनीवे थोड़ा ये प्योर जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। अब आ जाओ, अब ये 2 क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, इसलिए ये क्वेश्चन जस्ट स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा, या आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसको अपने आप कर लेना। हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। हटा दो इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं एक। यस सर। हाँ जी, आंसर करो। बोला गया A and B are non-collinear vectors such that vector P is given as 6 plus 4 times A plus B and Q is given as 2 minus 2x times A plus 2B. They are collinear. Find the value of x plus C upon K. Find the value of x plus C upon K. Given that Q is equal to K times P. ये भी दिया हुआ है। If Q vector is equal to K times P, क्योंकि अगर Q और P कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली Q K के बारे में थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो ये है। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए, क्विक। आप लोग वेक्टर में कहां तक कर चुके हैं क्वेश्चंस? मतलब डाउट सेशन में डिस्कशन कहां तक करना है, क्या क्या करना है? हाँ नहीं, आपको बेटा टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 तक सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। मतलब कल की जो आपकी डाउट क्लास होगी ना, उसमें मैं T3 तक डिस्कस करूंगा, T1 TE1 2 एंड 3। मेक श्योर कि उसके सारे क्वेश्चन करके जो डाउट है वो मुझे कल सुबह तक मेरे को पोस्ट कर देना ग्रुप पे आप सभी। चलो इसमें क्या किया है ये बताओ, ये क्वेश्चन फिनिश करो पहले। अगर Q को K टाइम्स P लिखा तो आपने क्या लिखा, 2 minus 2x मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर A प्लस 2B इज इक्वल टू C प्लस 4 टाइम्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई K। तो यहाँ भी K आ जाएगा और यहाँ भी K आ जाएगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन कोलिनियर है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने बताया था कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर है तो उनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से आएगा कि 2 - 2x इज इक्वल टू k टाइम्स c प्लस 4 एंड 2 इज इक्वल टू k। ए का ए के साथ, बी का बी के साथ स्केलर का कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इंप्लाइज व्हाट, तो k की वैल्यू 2 डाल दो, तो 1 - x इज इक्वल टू c प्लस 4। तो यहां से आ जाएगा कि 1 - 4 इज इक्वल टू c प्लस x। तो c प्लस x जो है वो तुम्हारा -3 हो गया, c प्लस एक्स बाई के क्या हो गया, c प्लस एक्स बाई के इज इक्वल टू -3/2, मॉड ले लो तो आंसर आ जाएगा c प्लस एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई के, तो पॉजिटिव ही है, इज इक्वल टू 3/2। तो ये प्रूव करना था आपको। सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो ये तो हो गया कि कोलिनियरिटी को अपने नैरेटिव वगैरह पे क्या है। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय सम स्केलर और उसके एप्लीकेशंस। अब अगर दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर वाज द नीड, इट्स डेवलपमेंट वाज अ नीड ऑफ द साइंसेस। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंटेन करती हैं, राइट, ऐसी क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो दो फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। एक जैसे कि वर्क डन, वर्क डन क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। Experimentally it was verified कि work done is a product of the force and displacement, both are vector quantity, but the work done is itself a energy and therefore it is not a vector quantity, it is a scalar quantity। Means physical world में दो ऐसी physical quantities भी vector quantity भी exist करती हैं जिनका product scalar होता है। और इसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स है, या और भी इस तरह की लाइक क्वांटिटीज हैं जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से डिफाइन किया गया, बेस्ड ऑन दी आउटपुट, आउटकम कैसा है उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया। तो आप लिखेंगे कि बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एग्जिस्ट इन टू वे डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिजल्ट। पहला, if the product is scalar, resulting quantity is a scalar, then it is called scalar product, या उसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। A dot B जैसे वर्क डन F dot S, and when the resulting quantity is a vector quantity तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो दो तरह के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, एक को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, एक को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हम अभी स्केलर प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आज तो डिटेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, वी हैव ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट। तो जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर है, सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी एंड देयर प्रोडक्ट इज स्केलर, तो डिफाइन कैसे किया गया, ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया गया, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इट इज डिफाइंड एज क्या, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वन वेक्टर, इनटू प्रोजेक्शन of B along A। बहुत सिंपल है, ये डेफिनेशन है ओरिजिनली। क्यों आया कि डेफिनेशन भी आई वर्क डन से। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स।
कि अगर किसी बॉडी में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है अगर 2 मीटर का हुआ तो 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर वर्क डन हुआ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया स्केलर प्रोडक्ट को कि मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो बी है और ये वेक्टर ए है। ध्यान से समझो, अगर ये वेक्टर ए है ओ ए और ये वेक्टर ये बी पॉइंट है और ये वेक्टर को बी मैं बोल रहा हूं, मान लो इनके बीच एंगल थीटा है, तो ओ ए तो आप जानते हो बोल रहे हैं कि ये पूरा वेक्टर ले लो, सब ओ ए वेक्टर ले लो, ले लिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, लेंथ ले ली। फिर बोल रहे हैं कि बी का प्रोजेक्शन लो अलोंग ए, तो बी से बी के एरो हेड से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट है एम, तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए ओ एम? तो ए डॉट बी जो डिफाइन किया गया वो क्या डिफाइन किया गया? इट इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ एम, and therefore what is OA? OA is the magnitude of A. And what is OM? OM is OB cos theta, OB into cos theta, and OB क्या है? OB is the magnitude of B, magnitude of A into magnitude of B into cos theta। और इसी बात को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि magnitude of B into magnitude of A into cos theta। और what is mod of A cos theta? This is very interesting कि अगर मैं A से B पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, मान लो सपोज करो कि इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, और ये वाले एरो हेड से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे मान लो, तो उस केस में मान लो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n एज्यूम कर लूं, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या? इट इज इक्वल टू मॉड बी क्या होगा? OB मल्टीप्लाइड बाई ON, मतलब इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग B। तो यहां पर एक बात क्लियर हुई कि किसी भी पेयर ऑफ वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है? तो उन दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का प्रोजेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। अब वो पहला कौन सा वेक्टर पहला है, कौन सा दूसरा, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से ये बात भी प्रूव हो गई कि चाहे आप A डॉट B बोलो या चाहे आप B डॉट A बोलो, एक ही बात है। तो A डॉट B क्या है, B डॉट A क्या है, उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है और रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर है, ये हमने अभी डिफाइन किया, डिस्कस किया। अब इसी डिस्कशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इतनी बातें अंडरस्टूड है जो आज डिस्कस की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बिकॉज डॉट प्रोडक्ट आपके लिए नई बात नहीं है, यू हैव यूज्ड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स डूइंग योर फिजिक्स, डॉट एंड क्रॉस दोनों। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये मॉड B cos थीटा, B का प्रोजेक्शन A पर है, मॉड A cos थीटा, A का प्रोजेक्शन B पर है। तो किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर और उस दूसरे वाले का प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट जो है वही A डॉट B है। और इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसी को इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स अगर कहीं पर इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट, और आउटर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। इसके आगे जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपकी जो डाउट क्लास है उसमें डिस्कशन मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। क्या क्या डिस्कस होगा? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2, 3 के सारे डाउट मुझे कल मॉर्निंग तक मिल जाने चाहिए। T1 से लेके T3 तक।